Welcome back, friends. Today we are going to start a new statistical topic, that is measures of dispersion. Students, आज मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक बातें और उसकी थियोरेटिकल बैकग्राउंड आपसे डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट, सबसे पहले तो डिस्पर्शन का मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म dispersion? Dispersion means a kind of, you can say, spread. डेटा कितना हमारा फैला हुआ है, और you can also say as scatteredness. Scatteredness of the data. स्टूडेंट, ये क्या इंटेंशन है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन टॉपिक को स्टडी करने का? लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। स्टूडेंट्स, अब तक आपने एवरेजेस के बारे में सीखा है, दैट इज मीन, मीडियन, मोड. These topics you have learned previously. ये जो एवरेज जो हम फाइंड आउट करते हैं अलग अलग टाइप में, जैसे मीन फाइंड हुआ, मीडियन फाइंड हुआ, मोड फाइंड हुआ, all these measures gives you representative value. दे गिव यू रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, मतलब जितने भी डेटा है, जो भी डेटा है, वो डेटा में से एक ऐसा वैल्यू जो एवरेज के तौर पे पूरे डेटा को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो. क्या करता हो? रिप्रेजेंट करता हो. क्या आपने मीन निकाला है, आपके एग्जाम्स के मार्क्स का आपने मीन फाइंड आउट किया है, सो each and every subject in which you have scored different marks, but just telling an average marks, you can represent marks of all subjects. पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स मैं जो रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इट इज़ गिविंग यू आइडिया अबाउट दिस एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय all the students overall taken in general. So average का हमारा एक एंगल होता था, एवरेज का हमारा एक मकसद है, that gives you representative value. मतलब अलग अलग मेजर्स, अलग अलग वैल्यूज, डेटा में जितने भी वैल्यू है वो नहीं बोलना, उससे बेटर खाली एक एवरेज उसको रिप्रेजेंट करके बता देना, तो वो क्या हो जाता है, सबको रिप्रेजेंट कर लेता है. अलग अलग डेटा जो है, वैल्यू जो है उसके अंदर, वो हमें बोलने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है. नाउ व्हाट अबाउट डिस्पर्शन? व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्पर्शन, तो क्या इन द डेटा how much is the scatteredness? That we are going to find. डेटा में स्कैटर्डनेस कितना है,
ये हमें फाइंड आउट करने के लिए डिस्पर्शन का सहारा लेना पड़ता है। That we can also say the amount of variation in the data. डेटा में वेरिएशन कितना है? हम स्प्रेड वर्ड बोलते हैं, स्कैटर्डनेस वर्ड बोलते हैं, वेरिएशन भी वी कैन से different terms, but meaningfully we are reaching to that dispersion as far as concept is concerned, that डेटा में फैलावा कितना है, स्प्रेड कितना हुआ है। बट किसके कंपैरिजन में उसका वेरिएशन का हम चेकिंग करना है? तो कि अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन द डेटा that differs from एवरेज। एवरेज वैल्यू से बाकी के जो डेटा है वो कितने डिफर कर रहे हैं, कितना उसके अंदर वेरिएशन देखा जा रहा है। दैट इज व्हाट नाउ वेरी clear meaning, because just saying as a dispersion, that we can say the variation, but variation in terms of what? That the variation in terms of the comparative study as comparing to this average value. तो कि एवरेज के कंपैरिजन में डेटा में कितना वेरिएशन है। फॉर इंस्टेंस, इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ एंड इफ आई प्लॉट द डेटा, suppose these are the observations and this is importantly in this color I am showing you. This is an average. So what does this dispersion tells you? That the variation of this data from the other data, ये सब दूसरे सब वेरिएबल्स है ना, दूसरे सब वैल्यूज है ना, जो मैंने ब्लैक में शो किया है, वो सभी मेजर्स का एवरेज से, वो सभी ऑब्जर्वेशन का एवरेज से कितना वेरिएशन दिख रहा है, दैट गिव्स यू द वेरिएबिलिटी दैट द वेरिएशन टर्म। तो डेटा के अंदर एवरेज के कंपैरिजन से वेरिएशन कितना है, so that amount of variation in the data, that data differs from that average. differ मतलब उसमें डिफरेंस कितना है, किसके डिफरेंस? वो डेटा का डिफरेंस, किसके कंपैरिजन में? वो एवरेज के कंपैरिजन से। so that amount of variations what we generate in the data as compared to the average is called dispersion. So dispersion again I explain in terms of that scatteredness मतलब कितना आपका डेटा फैला हुआ है। अब कितना फैला हुआ है तो मैंने दिखा दिया आपको। देखो ये अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आपके प्लॉट मैंने किए हुए हैं, तो आपको दिख रहा है कि कितना उसका स्प्रेड है। एंड दैट स्प्रेड वी अंडरस्टैंड एज कंपेयर टू दैट एवरेज वैल्यू, कि कितना एग्जैक्टली एवरेज के कंपैरिजन में उसका स्प्रेड हुआ है। how much the variation is actually in that observation as compared to that average. So that part
that scatteredness, what we want to judge, that we observe in this particular chapter, that measures of dispersion के थ्रू हम ये scatteredness को फाइंड आउट करेंगे. Now वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप बोलेंगे सर कभी से आप बोल रहे हैं ये डिस्पर्शन के अलग अलग ये जो हम आपके सामने टर्म्स पेश कर रहे हैं, वेरिएशन ध्यान में लेना है हमको, वो डेटा में एवरेज के कंपैरिजन से उसका जो है स्कैटर्डनेस हमें कितना है वो ढूंढना है. बट व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड फाइंडिंग दिस scatteredness? What is the actually requirement? इसका intention क्या है? What is the need for this dispersion topic? Dispersion measure ढूंढना हमारे लिए क्यों जरूरी बन जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट कि measures of dispersion जो हमें कुछ आइडिया देता है वो कुछ इस प्रकार है. नंबर 1, टू डिटरमाइन the variation in the data. डेटा के अंदर वेरिएशन कितना है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन है क्या? डेटा देखो, मैंने यहाँ से यहाँ से अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आपके सामने प्लॉट किया है. डायग्राम में आप देखो ज़रा, तो डेटा आप देख सकते हो एक दूसरे से कितने स्प्रेड हुए हैं. ये जो उसका प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, दैट डेटा में भी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो आपको वैल्यू भी जब भी दिखेगी तो वैल्यू में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक दूसरे से उसका डिस्टेंस कितना है, एक दूसरे से उसका वेरिएशन कितना है. सो दैट इज़ व्हाट टू डिटरमाइन द वेरिएशन in the data what is available in between the various observations available to you. To know the reliability in the data, as वेरिएशन इज कंसर्न, स्टूडेंट वेरिएशन जितना ज़्यादा होता है ना उसके ऊपर हमारी रिलायबिलिटी कितनी होनी है. जिसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, अप एंड डाउन, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, वो बहुत वेरिएशन होता है तो हमें उस पर विश्वास कम होता है. लेकिन जो कंसिस्टेंट हो तो हमें उस डेटा के ऊपर रिलायबिलिटी ज़्यादा होनी है. टू नो, वन मोर टाइम आई एम यूजिंग हियर, टू नो द कंसिस्टेंसी इन द डेटा. स्टूडेंट कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है. आप लोग भी ध्यान रखना, आपके लाइफ में कंसिस्टेंट रहना सीखना. ज़्यादा फ्लक्चुएशन या ज़्यादा अप एंड डाउन होना वो अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है. बट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट परफॉर्मर, आपका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे. बिजनेस में भी प्रॉफिट लॉस बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन होते जाता है तो किसी को ध्यान में ऐसा भी आ जाएगा कि नहीं, ये कंपनी का या ये बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कभी क्या हो जाता है मालूम नहीं पड़ता है. फ्लक्चुएशन इज मोर. सो व्हेन फ्लक्चुएशन एंड दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज मोर, people tend to have less reliability on you or anything if you are
talking about. If you are talking about in your for business purpose, anything you are talking in that sense, variation is more. As I said, वो प्रॉफिट और लॉस का हिसाब जो है वो फ्लक्चुएशन में ज़्यादा दिख रहा है. So no consistency in your performance, nobody will rely on you, so your reliability will be less. So मैं बहुत सारे एग्जाम्पल रखूँगा सो दैट ये स्टैटिस्टिक का भले कंसेप्ट मगर बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपको लगेगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट ओनली फॉर यू कैन से कैलकुलेशन करके लेना है और जस्ट यू कैन से सर फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर लेते हैं. दैट मच पार्ट इज़ नॉट इनफ. यू मस्ट अंडरस्टैंड द डेप्थ एंड द conceptual parts of the chapter or of this particular topic, especially dispersion जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. For any topic you must get the real sense of the subject matter, तो ही वो टॉपिक पढ़ने को मजा आता है. तो स्टूडेंट, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट द फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है तो उस पर हमारा विश्वास कम होना है. और सीधी सी बात है, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहेगा ना उस पे लोगों का विश्वास टिका रहेगा, उसके ऊपर लोग विश्वास ज़्यादा करने के लिए सोचेंगे. सो टू डिटरमाइन द वेरिएशन इन द डेटा, और उससे हमें पता चलना है कि उसके ऊपर रिलायबिलिटी कितनी होनी है, और उससे हमें ये पता चलता है कि उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस या कंसिस्टेंसी के बारे में हमें आइडिया मिलता है. तो ये जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मैंने बोल दिया कि व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड स्टडिंग दिस टॉपिक. लोगों को ऐसा होता है कि सर खाली हम फॉर्मूला लेके सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दिस टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का हमारा टारगेट क्या है, क्या समझना है. तो एवरेज का मतलब ये है जो हम शुरू में मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि ये आपने प्रीवियसली स्टडी में लिया हुआ है. इवन यू हैव स्टडीड इन योर स्कूल सेक्शन, मीन मीडियन मोड यू हैव स्टडीड. तो सेंट्रल मतलब ये जो मीन मीडियन मोड है, इसको हम एक प्रकार से जो एवरेज शब्द का यूज कर रहे हैं, एवरेजेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. What do you mean by central tendency? सेंट्रल मतलब बीच का, और बीच का मतलब कि इस तरह से बीच का हम पकड़ रहे हैं कि एवरेज, सेंटर, जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता हो, वो इस प्रकार का एक टेंडेंसी जिसमें हम मीन मीडियन मोड ये सब स्टडी किए हुए हैं. मगर वो ये एवरेज तो है, ये जो वैल्यू हुआ है मेरा, वो एवरेज वैल्यू मेरे को मिला तो है. पूरा ये डेटा है जो, उस डेटा में से ये एवरेज का एक पर्टिकुलर आंसर तो मुझे मिला है, लेकिन बाकी के डेटा जो है उसका ये एवरेज वैल्यू से कितना डिफरेंस दिख रहा है, डिविएशन, डिविएट होना. देखो ये शब्द सब कनेक्टेड है, क्लोज हैं, दो नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट वी कैन से यहाँ पे हम उसको कनेक्शन इस तरह से मीनिंगफुली कंबाइन करके ले रहे हैं कि भाई आप बोलो शब्द वेरिएशन, मैंने उसके बाद बोला कि भाई फ्लक्चुएशन, उसके ऊपर हमने देखा स्प्रेड ऑफ द डेटा, देन आई एम सेइंग दैट द वेरिएशन ऑफ द डेटा, deviation, I said deviation in the data. Now this all terms are relatively giving you the same meaning when we are discussing this dispersion topic. और पूरे ये सब अलग अलग शब्द को आप स्टैटिस्टिकली उसको मैं समझने की कोशिश में रहूं तो मेरे को ये एक टर्म डिस्पर्शन वो मालूम पड़ता है. बट इफ आई एक्सप्लेन दैट इन दैट सेंस कि भाई हम डिस्पर्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब शब्द का उपयोग आपके सामने मैंने जो किया है, दैट गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया अबाउट द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. अब ये मैं आपको एग्जाम्पल के आधार पे मैं बात करूं, और हमने जो शब्द का उपयोग किया, द स्प्रेड ऑफ द डेटा,
the scatteredness of the data. So if I give you an example, स्टूडेंट आप लोगों ने ब्रेड बटर खाया होगा, वो ब्रेड की स्लाइस होती है, उस पर हमने बटर लगाना है, स्प्रेड करते हैं बटर को। देखो यहाँ शब्द पे मैं आ रहा हूँ, जो स्प्रेड वर्ड मैंने यूज किया है, स्प्रेड ऑफ द डेटा, बट द सेम मीनिंग इफ आई गिव यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि एक ब्रेड का हमारे पास स्लाइस है। देखो भाई, ये मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि एवरेज की बात करूं, तो एवरेज के टाइम जब हम ब्रेड के ऊपर बटर को लगाते हैं, और इन केस हम जब इस तरह से आपको ब्रेड पे बटर लगाया हुआ दिखता है, तो हम ज़्यादा बटर बीच में लगा के बैठे हैं, समझना बराबर, और बहुत कम बटर यहाँ साइड में लगा हुआ है, मगर ज़्यादा बटर कहाँ लगा हुआ है? बीच में। कहाँ लगा हुआ है? बीच में। तो ये आपको वेटेज इस तरह से दे रहा है कि सेंटर पे ज़्यादा बटर लगा हुआ है, मतलब यहाँ जो है आपका ये एवरेज का जो फिगर है ये पता चलता है कि ज़्यादा करके कौन सा सेंटर पार्ट है जो है वैसा कि जिसमें ज़्यादा बटर दिख रहा है, ज़्यादा वहाँ रिप्रेजेंटेशन हो रहा है बटर का। सो वेटेज इज मोर इन दैट सेंटर पार्ट, दैट इज व्हाट द सेंट्रल टेंडेंसी। बट द dispersion will enable you to have the spread of the butter overall एरिया। तो आपका यहाँ पे स्प्रेडिंग किस तरह से दिखना है, this type you can notice that the spread of the butter in the surface overall in whole area इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो आप समझ रहे हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब किसी भी जगह ज़्यादा बटर लगा हुआ है ऐसा आपको नहीं दिखेगा। इट इज़ मोर और लेस इक्वल प्रोपोर्शनल इन द एरिया, ओवरऑल एरिया पे इक्वल प्रोपोर्शन में स्प्रेड हुआ है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये जो है ना, मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है कि आपको ये समझ में आए, स्प्रेड, स्कैटर्डनेस। तो यहाँ एवरेज को मैंने किस तरह से कंसिडर किया कि एक ही सेंटर पार्ट पे या एक ही कोई ऐसी जगह पे ज़्यादातर करके उसका आपको जो है कंटेंट दिखता है, जो है वेटेज दिखता है, बट इन द डिस्पर्शन सिचुएशन यू विल हैव द स्प्रेड ऑफ द डेटा ओवरऑल जो है आपको हर जगह पे दिखना है। सो दिस डिस्पर्शन गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द फ्लक्चुएशन ऑफ द डेटा। आप समझ लें कि भाई मेरा फ्लक्चुएशन अलग अलग जगह पे कितना हुआ है ये मुझे पता चलता है, स्प्रेड ऑफ द डेटा क्या है वो मुझे पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर हम आगे बढ़ाते हैं और ख़ास करके हम इसके बारे में, मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया, ये फर्स्ट एग्ज़ाम्पल आपको इस तरह से मैंने दिया। सेकंड एग्ज़ाम्पल की मैं जब बात करता हूँ तो स्टूडेंट जो मैं वेरिएशन की बात कर रहा हूँ, मैं जो स्प्रेड की बात कर रहा हूँ, जो मैं फ्लक्चुएशन की बात करता हूँ, जो मैं स्कैटर्डनेस की बात करता हूँ, ये अलग अलग शब्द भले हो, लेकिन मीनिंगफुली वी हैव टू मेक अवर अप्रोच on that concept of dispersion. Students,
ज़्यादा वेरिएशन कभी अच्छा नहीं होता है। टू मच वेरिएशन इज नॉट गुड। ज़्यादा फ्लक्चुएशन अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा वेरिएशन अच्छा नहीं होता है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया कि कंपनी में प्रॉफिट और लॉस का फ्लक्चुएशन रिकरिंगली हो रहा है। सो समटाइम्स द फिगर्स प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही फ्लक्चुएशन दिख रहा है। तो इस कंपनी का फ्लक्चुएशन इस तरह से परफॉर्मेंस का जो ज़्यादा कम बहुत दिखता है, तो इस पे विश्वास हमें कम होगा। लेकिन कोई ऐसी कंपनी है जिसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, हाँ मतलब फ्लक्चुएशन तो होगा, लेकिन हो सकता है वो फ्लक्चुएशन, देख रहे हैं आप, दोनों को कंपेयर कर रहा हूं मैंने, तो दोनों डायग्राम में फ्लक्चुएशन इसमें ज़्यादा है, फर्स्ट डायग्राम ए में, और दूसरे डायग्राम बी में फ्लक्चुएशन कम है। तो डेटा में वेरिएशन कम है। यहाँ भी हमने इसमें प्रॉफिट और लॉस की बात करी, ये जो डेटा हमको हमारे पास अवेलेबल है, तो इसमें जो है वेरिएशन ज़्यादा हो जाता है, और वेरिएशन ज़्यादा है वो अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रहा है? ये एक मैंने कमर्शियल एग्जांपल लिया जो आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं स्टूडेंट्स। आपको मालूम होगा बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, बहुत दिक्कत होती है उसमें। जो ब्लड प्रेशर का जो फोर्स है वो इस तरह से कम ज़्यादा होता है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ते हैं। तो ब्लड प्रेशर का भी फ्लक्चुएशन जो ज़्यादा कम होता है तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, सबके बॉडी में ब्लड का एक प्रेशर का एक प्रपोर्शन रहता ही है, मगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो अप एंड डाउन होना है वो तो सबको होना ही है, वो एक नेचुरल सी बात हो जाती है। बट एक लेवल से ज़्यादा अप डाउन होना शुरू हो जाता है तो उसको बहुत सारी दिक्कतें आती है। सो ये अच्छी बात नहीं है। मैं यही बात पे आना था कि द मोर वेरिएशन और द मोर फ्लक्चुएशन, इन दैट सेंस वी आर नॉट इन द कंफर्टेबल जोन, उसमें हम कंफर्टेबल फीलिंग नहीं लाते। लेकिन जब हम नॉर्मल सा फ्लक्चुएशन होता है और उस प्रकार के अंदर उसमें वेरिएशन हमको दिखता है तो नॉर्मल सिचुएशन है, और वो नेचुरल कुछ फ्लक्चुएशन तो इनएविटेबल होता है, जो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उतना तो फ्लक्चुएशन बनना ही है, लेकिन वो नॉर्मल सिचुएशन में है, नॉर्मल रेंज में है। सो मोर वेरिएशन इज नॉट गुड, consistent performance must be there, and very importantly that particular variability what we find in that more variation type of data, that is not good. So variation है तो कितना है ये जानने के लिए ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर है, क्योंकि वेरिएशन होना कुछ हद तक तो नेचुरल सी बात है, लेकिन एक हद के बाहर वो जब वेरिएशन पहुंचता है या होने लगता है, उसमें वेरिएशन हमको ज़्यादा दिखने लगता है, दैट इज़ हार्मफुल, दैट इज़ डिसएडवांटेजियस. So how much variation is there in the data that we find in this topic, that is measure of dispersion. स्टूडेंट ब्लड प्रेशर का मैंने एग्जांपल दिया, उसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। कभी कभी देखो लाइट्स वगैरह में भी ये जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का हमारा कनेक्शन होता है तो हम लोग कभी कभी देखते हैं कि भाई फ्लक्चुएशन होता है, कभी लाइट चली जाती है, मगर कभी कभी उन लोगों का कनेक्शन में कुछ इस तरह से कुछ उन लोगों का फॉल्ट हो जाता है तो फ्लक्चुएट होने लगता है, आना जाना ऐसा लगा रहता है। सो वो क्या हो जाता है, फ्लक्चुएशन होने के कारण हो सकता है हमारे कुछ इंटरनल डिवाइसेस को वो
उस पर वो असर कर सकता है। कभी हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसे कुछ उस तरह से चालू होता है और उन दैट सिचुएशन दैट फ्लक्चुएशन हैपन्स, देन समटाइम्स दैट गिव्स some damage to that particular devices। जो कंप्यूटर चल रहा है उसमें कुछ इस तरह से फ्लक्चुएशन इलेक्ट्रिसिटी में होनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ कब कुछ बिगड़ जाता है, कुछ उड़ जाता है, कभी कभी लाइट भी उड़ जाती है, ट्यूबलाइट भी बंद हो जाती है। फिर इस तरह से फ्लक्चुएशन होता है अचानक से। जब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई शुरू होता है तो उस डिवाइस पे असर कर जाता है, उस लाइट या ट्यूबलाइट या बल्ब जो भी हो उसको कभी कभी वो उड़ा देता है। तो मोर फ्लक्चुएशन इज गिविंग यू हार्मफुल इफेक्ट। तो कंसिस्टेंट होना, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होना वह बहुत ज़रूरी है। आगे भी मैंने बात किया कि जो बिजनेस का मैंने वहाँ पे भी डायग्राम जैसा बनाया था कि भाई जिस बिजनेस का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होता है वो बिजनेस ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और वो बिजनेस के लिए लोगों की फीलिंग भी अच्छी होती है और उसका लोगों के ऊपर एक प्रकार से विश्वास जो है ना वो बैठता है। और ज़्यादा ये फ्लक्चुएशन वाली बातें हो जाती है ना तो अच्छी बात नहीं है, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। और एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स, और ये आपको शायद पसंद आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिकेट तो आप सब लोग पसंद करते होंगे, क्रिकेट मैच, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट मैच देखना, है ना। तो क्रिकेट की जो गेम है उसमें दो बैट्समैन समझ लो, कोई भी ले लो, एक जो है ना हमारा जो पंड्या है ना, पंड्या, और एक बैट्समैन ले लो जिसका मैं नाम लेता हूं राहुल द्रविड़। अब ये पंड्या जो है ये तो बहुत ही एक्साइटेड बैट्समैन है, ज़्यादा रन स्कोर करता है, कम बॉल में ज़्यादा स्कोर कर लेता है ना, 4 6 सब मारता है, आने ही उसका आके ही शुरू हो जाता है। तो ही इज स्कोरिंग, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वो जल्दी आउट भी हो जाता है, सिंगल डिजिट में आउट हो जाता है, कभी 0 पे भी आउट हो जा रहा है। तो पंड्या के 5 मैच का स्कोर मैं जब देखता हूँ तो कभी उसने अच्छे से अच्छा स्कोर भी ये किया हुआ है, अच्छा उसका मैच परफॉर्मेंस हुआ है, कभी इसका मैं 5 मैच के स्कोर को आपके सामने रखता हूँ। और राहुल द्रविड़ करके जो बैट्समैन है, शायद अभी आपको तो मालूम होना ही है, वॉज रिनाउंड बैट्समैन, अच्छा बैट्समैन था, रिटायर्ड है, बट उसके समय का आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ही 5 मैचेस का स्कोर जो आप समझोगे तो उसका स्कोर इस तरह से आप देख सकते हैं, 45, 59, 35, है ना, 42 एंड 38। अब भले ही राहुल द्रविड़ ने स्कोर कभी कोई ज़्यादा इतना मारा नहीं दिख रहा है आपको, वो यहाँ पर पंड्या ने तो 95 भी मारा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा उसने स्कोर किया हुआ है। बट इफ़ आई से अबाउट द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस from this both batsmen, I will prefer Rahul Dravid. He is more consistent as compared to this Pandya. पंड्या के स्कोर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, कभी वो कम में आउट हो जाता है, कभी ज़्यादा भी मार लेता है, हमें उस पर कोई भरोसा नहीं रहेगा, फिर क्यों नेक्स्ट मैच में क्या करेगा आई डोंट नो। लेकिन एटलीस्ट राहुल द्रविड़ के ऊपर हमारे पे विश्वास इस तरह का रहता है कि भाई वो एटलीस्ट परफॉर्मेंस उसका जो है वो कंसिस्टेंट अब तक का रहा हुआ दिखता है, तो हो अपना एक उस पर विश्वास ये बनता है कि नेक्स्ट मैच में भी वो जाएगा खेलने को तो उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो बनना है। इतना हम थोड़ा विश्वास ज़्यादा रख के उस पर हम बात कर सकते हैं एज कम्पेयर द पंड्या। तो ये जो बात है, जो आई कैन से इन द स्कोर ऑफ पंड्या, दैट मीन्स by looking at the scores of both these batsmen, Pandya is not much reliable as compared to that Rahul Dravid, because Rahul Dravid has consistency in his batting, in his run scoring, जो भी आपको दिखता है उसके अंदर उसकी कंसिस्टेंसी आपको परफॉर्मेंस में दिखता है।
So Rahul Dravid, we can say, is a more consistent batsman than that Pandya. We can also say like that, we can have more reliability on Rahul Dravid as compared to Pandya. Or you may also say like that, Pandya's score has more variability or more variation in his score, so is less reliable. Pandya's score has more fluctuation and therefore is less reliable. तो रिलायबिलिटी किसकी ज़्यादा? राहुल द्रविड़ की. कंसिस्टेंसी किसकी ज़्यादा? राहुल द्रविड़ की. कौन ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट कर रहा है? पंड्या. Pandya is less reliable therefore, because in his score we find more variation, more fluctuation. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मैंने आपसे बातें करी हैं. कभी मैंने ये बिज़नेस के बात कर दी, बिज़नेस के बाद मैंने ये स्पोर्ट्स की बात करी है, मैंने हेल्थ के रिलेटेड ब्लड प्रेशर की बात करी. ये सब एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स आपको टॉपिक को ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग बनाने का एक माहौल मिलता है. नो डाउट फाइनली वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू परफॉर्म, कैलकुलेशन वगैरह भी है जो इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट्स है उसको हमको समझना है. नो डाउट, बट मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली क्या कहने का प्रयत्न करता है, व्हाट इट मेक्स सम सेंस, दैट is important to understand. That is the conceptual understanding about the topic. तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर अभी हम इलाबरेट ज़्यादा उसको करने का कोशिश करेंगे. तो इस चैप्टर के अंदर मेजर्स, देखो मैंने नाम ही लिखा है, उसमें मेजर्स वर्ड है, मेजर्स, इट्स प्लूरल फॉर्म. तो बहुत सारे मेजर्स हैं जो डिस्पर्शन के आपको फाइंड आउट करने हैं. जैसे कि एक एग्जांपल आपने देखा, ये सीखा, ये एवरेजेस के बारे में. तो खाली मैं एवरेज बोलता हूँ या खाली मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये चैप्टर का नाम बोलता हूँ, तो सिर्फ वो चैप्टर को आप एक ही कंसेप्ट पे ख़त्म नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें मैंने मीन भी पढ़ा है, मीडियन भी कंसिडर किया है, मोड भी हमने स्टडी में लिया है. So averages in general, they are having more measures. उसी तरह से measures of dispersion, in the dispersion topic there is not only one particular measure for dispersion we have to consider, there are number of measures. So यहाँ पे बहुत सारे topics आपको consider करने हैं. one by one हम लोग इसको consider करेंगे. But before I start, I would like to give overall idea about measures of dispersion. Measures of dispersion के बारे में मैं आपको जनरल आइडिया देता हूँ कि पूरे टॉपिक के अंदर हमें दो टाइप के मेजर्स, ब्रॉड क्लासिफिकेशन में उसका करूँ तो आपको दो टाइप के मेजर्स समझने हैं. लेकिन उसमें भी फिर आपको अलग अलग उसके बाइफरकेशंस में दिखाऊंगा. सो पहले तो दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, दो टाइप के मेजर्स होते हैं, जिसमें कि पहला है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स, एंड सेकेंड वन इज वी कॉल इट एज रिलेटिव मेजर्स. वन इज एब्सोल्यूट मेजर and another one is relative measures. ये दोनों पैरेलल चलेंगे. अब कितने टॉपिक्स हमको करने हैं? टॉपिक्स और यू में से कंसेप्ट्स और यू में से डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. कितने मेजर्स हमको करने हैं? ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव तो दो मैंने कैटेगरी बता दी, ये दो कैटेगरी है. बट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन
कितने हैं, उसके कितने कंसेप्ट है, या अपन बोल सकते डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कौन से हैं, तो कि उसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो वेरी फर्स्ट मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान से समझना, अभी मैं पार्ट कर रहा हूँ ताकि ये आपको दिखना इस तरह से रहेगा कि एब्सोल्यूट मेजर भी है और रिलेटिव मेजर भी है। जितने एब्सोल्यूट मेजर है साथ साथ पैरेलल उसके रिलेटिव मेजर भी कहीं ना कहीं है। सो वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कंसिडर एज रेंज, एंड उसके साथ पैरेलल रिलेटिव मेजर के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सेकंड, क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम क्यूडी वर्ड से भी डिनोट करते हैं शॉर्ट में, और उसी का रिलेटिव मेजर है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा भी नाम है, दैट वी कॉल इट एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। किसका दूसरा नाम है? क्वार्टाइल डेविएशन का सेकेंड नेम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये ध्यान रखना। थर्ड पार्ट, थर्ड कंसेप्ट, that is mean deviation, we shortly write as MD, mean deviation। यहाँ मीन का शब्द का उपयोग इस तरह से हमको लेना एवरेज डेविएशन, है ना। तो इसके अंदर मीन भी आ जावे, मोड भी आ जावे, मीडियन भी आ जावे, सो मीन डेविएशन। एंड करस्पॉन्डिंगली इसके रिलेटिव मेजर के अंदर कोएफिशिएंट्स ऑफ मीन डेविएशंस। अब इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर भी तीन अलग अलग प्रकार के मेजर्स हैं। जैसे मैंने बताया कि एवरेज के हिसाब से मीन भी होना है, मीडियन भी होना है और मोड भी होना है। तीन प्रकार के एवरेजेस के हिसाब से मीन डेविएशन जो है इसका बाइफर्केशन बनता है। फर्स्ट वन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। सेकेंड वन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। एंड द थर्ड वन, मीन डेविएशन अबाउट मोड। सेम तीन चीज रिलेटिव मेजर के अंदर, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। सेकेंड आएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। एंड थर्डली coefficient of mean deviation about mode। कि जितने मीन डेविएशन उतने उसके कोएफिशिएंट वैल्यूज, मतलब जितने एब्सोल्यूट वैल्यूज उसके उतने ही रिलेटिव मेजर्स। तो ये हो गया मेन तीसरा टॉपिक, मीन डेविएशन। देन फोर्थली there is a topic about standard deviation। स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसी का
रिलेटिव मेजर है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका पॉपुलर नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ज़्यादा करके हम उसका ये पॉपुलर नाम है जो उसको हम कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कुछ इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे हैं। दे आर वेरायंस, उसके बाद हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड वेरायंस, ये सब भी टॉपिक जो कनेक्टेड टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। और वो हम एक एक टॉपिक को जब हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी मैं उसको डिटेल में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ ये मैंने आपके सामने अलग अलग मेजर ऑफ डिस्पर्शन को रखा हुआ है ताकि मालूम पड़े पूरे चैप्टर के अंदर ओवरऑल हमें कितने टॉपिक्स जो है वो हमें पढ़ने हैं, क्या क्या कंसेप्ट हैं जो हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज रेंज, देन क्वार्टाइल डेविएशन, then mean deviation, then standard deviation, and on the basis of standard deviation they have connected topics as variance, combined standard deviation, and then combined variance. तो ये जितने भी टॉपिक्स हमने कंसेप्ट लिखे हुए उसके ये मैंने जो नाम लिखे ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये सब है ये है एब्सोल्यूट मेजर्स, और उसी के रिलेटिव मेजर्स मैंने राइट हैंड साइड लिखे हैं जो उसके पैरेलल है, जो क्वेश्चन में पूछते हैं तो वो भी हमें फाइंड आउट करने हैं। नाउ बिफोर आई मूव टू एनी पर्टिकुलर पार्ट, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन अबाउट what is absolute measure and what is relative measures. So students, in the next session I would prefer to begin topic wise. First मैं range से शुरू करूँगा, range as well as then if possible quartile deviation, and then in the next lectures we will complete one by one each and every topic, so as this particular all dispersion measures we can complete. और ये जो है अगेन स्टैटिस्टिकल टॉपिक है, डेटा के बेसिस पे है। सो फार्मूलाज जितने भी चीज़ हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है उसके सबके फार्मूलाज हैं, बट आई विल एक्सप्लेन द फार्मूला इन सच ए वे दैट इफ़ यू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग, सो जो फार्मूला याद रखने की जो दिक्कत है वो नहीं रहेगी, यू विल बी फाइंडिंग वेरी मच ईजी, है ना। टॉपिक ये पूरा जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी है, बड़ा है, इतने सारे मेजर्स हमको कंसीडर करने हैं और उसके बेसिस पे अलग अलग क्वेश्चंस जो है भी वो हमको देखने हैं। तो एवरीथिंग वी विल कंप्लीट वन बाय वन, एंड इन द नेक्स्ट सेशन आई वुड बिगिन विद माय फर्स्ट पार्ट दैट इज रेंज, एंड सब्सिक्वेंटली आई विल टेक द फर्दर टॉपिक्स. So till that time please have proper understanding in this particular lecture what we have discussed about the meaning of the dispersion, and I have made this comparative study with the average, because ये average के ही comparison में ये particular dispersion को हम consider करते हैं। जो मैंने dispersion का मीनिंग आपको एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने बता दिया कि इट इज़ अ वेरिएशन इन द डेटा दैट डिफर फ्रॉम द एवरेज। ये तो बेसिक बात जो थी, दैट ये जो है एवरेज को लेके जो कंपेयर करके मैंने ये डिस्पर्शन जो वेरिएशन की जो बातें की, दैट वेरिएशन इज़ नथिंग बट द डिस्पर्शन. ओके, सो फ्रेंड्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू फ्रेंड्स.